दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगला पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है राजतरंगिणी। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर राजतरंगिणी है। अगला पॉइंट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर प्राइमरोज को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर प्राइमरोज को। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो इसका उत्तर है स्टुअर्ट पिगट। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो इसका उत्तर स्टुअर्ट पिगट होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है इन तू। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर इन तू। अगला पॉइंट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अभिलेख शास्त्र अर्थात एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अभिलेख शास्त्र अर्थात एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुरालिपि विद्या। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो इसका उत्तर है वीए स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर वीए स्मिथ होगा। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो आगे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। वहीं दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और तीसरा ऐतिहासिक काल।
अर्थात जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल का समय मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल का समय कब तक माना जाता है? तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। वहीं आधे ऐतिहासिक काल का समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आधे ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड को अर्थात का काल क्या है? तो इसका उत्तर है 600 ईसा पूर्व से आगे। आगे है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन, क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वहीं आगे है अर्ध ऐतिहासिक काल, इसका स्रोत क्या है? तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। अर्थात इसमें कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अब तक उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं ऐतिहासिक काल है का साक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। अगला प्रश्न है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। कब? तो 1837 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। कब? तो 1837 ईस्वी में। अगला पॉइंट है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो अर्थात वेदों को किसने लिखा? तो इसका उत्तर वेद व्यास होगा। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो इसका उत्तर है स्टुअर्ट पिगट। इस प्रश्न को आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो आगे है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो इसका उत्तर है वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु है। वहीं आगे है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है गुप्त वंश। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो इसका उत्तर गुप्त। इसे आप याद रखेंगे तो वायु जो कि छिपा रहता है, तो गुप्त मतलब छिपा रहना। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है मौर्य से। आगे है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर कल्पसूत्र होगा। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है।
अर्थात भारतीय पुरा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर आंध्र सातवाहन वंश होगा। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका उत्तर मौर्य वंश होगा। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका उत्तर मौर्य वंश। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो इसका उत्तर है दाएं से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो इसका उत्तर दाएं से बाएं ओर। अगला प्रश्न है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है गुप्त वंश। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर गुप्त वंश। अगला प्रश्न है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर मनुस्मृति। अगला प्रश्न है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर मनुस्मृति। अगला प्रश्न है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका उत्तर शतपथ ब्राह्मण में। आगे है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। अर्थात महाभारत का नाम प्रारंभ में जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब यह 8800 से 24,000 श्लोक हो गया तब इसका नाम जय संहिता से भारत कर दिया गया और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। और जब 24,000 से 1,000 श्लोक हो गया तो इसका नाम सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अब अगला प्रश्न है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर शिलालेखों के अध्ययन। अगला प्रश्न है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो इसका उत्तर है डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? तो इसका उत्तर है डार्विन को। अगला प्रश्न है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है रेहला। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो इसका उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो इसका उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय होगा। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे है प्रमुख अभिलेख व शासक। एक तरफ आपको अभिलेख दिया गया है और उससे संबंधित दूसरी ओर शासक दिया गया है। अर्थात हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो इसका उत्तर है कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? तो इसका उत्तर कलिंग नरेश खारवेल होगा। वहीं एहोल अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? तो पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है गौतमी बलश्री। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है रुद्र दामन। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर रुद्र दामन। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है प्रतिहार नरेश भोज के लिए। ग्वालियर अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है प्रतिहार भोज। अगला प्रश्न है, देवपारा अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बंगाल शासक विजय सेन। देवपारा अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बंगाल शासक विजय सेन। अगला प्रश्न है, भित्री व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है स्कंद गुप्त। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है स्कंद गुप्त। आगे है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है शुंग काल की। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसका उत्तर है सी यू की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसका उत्तर है सी यू की। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है अल बरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है अल बरूनी ने। आगे है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अर्थात मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसका प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि भारत के किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है पांड्य राज्य की। अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो इसका उत्तर है शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो इसका उत्तर है शुंग वंश का। अब आइए चलते हैं आगे। दिया गया है चीनी लेखकों का वर्णन। तो पहला है फाहियान, जिसका समय 399 से 414 ईस्वी है। यह भारत दशा का विवरण किया है अपनी रचनाओं में। इसकी यात्रा विवरण, यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। तो फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में
वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था है। अब अगला प्रश्न है ह्वेनसांग के बारे में। तो ह्वेनसांग 629 से 645 इसका समय है। इसकी रचना है सीयू की अर्थात पाश्चात्य संसार के लेख। इसकी यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें क्या क्या पता चलता है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अर्थात यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ह्वेनसांग को। यह किसके शासन में आया था। तो हर्षवर्धन। आगे है इति संघ। इति संघ का समय 673 से 675 ईस्वी है। इसकी प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं। इसकी यात्रा विवरण से हमें क्या पता चलता है। तो यह चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। आगे है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है। तो इसका उत्तर है भानुगुप्त। और कब। तो 510 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।